आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते होंगे, मैंने आपसे वादा किया था कि अब प्रत्येक सोमवार को आपको करंट अफेयर्स मिलता रहेगा और प्रत्येक बुधवार को आपको करंट अफेयर्स की क्विज मिलती रहेगी। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज आप सब के लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर क्विज, साप्ताहिक करंट अफेयर क्विज। ये मुख्य रूप से देखा जाए तो यूपीएससी की परीक्षा के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इसका मॉडल है वो यूपीएससी बेस्ड है, कथन वाइज है तो यूपीएससी बेस्ड है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए ही उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कथन से प्रश्न बन सकते हैं और वो कथन, वो फैक्ट आप सब की परीक्षा के लिए जरूरी है, जो भी एक दिवसीय परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। तो आज जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, आज सिर्फ आपके लिए 4 प्रश्न हैं। 4 ही प्रश्न क्यों हैं? प्रश्नों की संख्या सीमित इसलिए रखी गई है क्योंकि मैं आप सब से इस पे आप सब का विचार चाहता हूं कि क्या ये कार्यक्रम आप सबके लिए लाभकारी है, क्या इस कार्यक्रम को आगे चलाना चाहिए। तो आज सिर्फ आपको एक मॉडल मिलेगा कि यहाँ पे चीज़ों को किस तरह से लेकर चला जाएगा इस कार्यक्रम में। तो प्लीज़ एक बार विनम्र निवेदन के साथ कह रहा हूं कि जो भी आपका व्यू है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पसंद आता है तो लाइक करेंगे, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक का भी बटन दबा सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करना जरूर है। या तो लाइक करिए, डिसलाइक करिए या कमेंट करिए, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आप मान के चलिएगा, यदि आप गंभीर हैं तो ये प्रश्न सारे के सारे आपको आते हुए होने चाहिए, मतलब सारे के आपको जवाब पता होना चाहिए। और जो प्रश्न मैं दिखाऊंगा, ठीक है, तो क्योंकि मैं समय नहीं लूंगा यहाँ पे, यदि आप लोग इच्छुक रहेंगे तो ये जो हमारा प्रश्न की क्विज वाली सीरीज रहेगी ये लाइव सीरीज रहेगी, और लाइव का एक टाइम फिक्स होगा कि इतने बजे हमें लाइव जाना है और उस टाइम पर हम आप सबके समक्ष उपस्थित रहेंगे। तो ये लाइव कार्यक्रम है, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है तो उतने सब्सक्राइबर नहीं है कि लाइव प्रारंभ किया जा सके, इसलिए मैं आपसे इसको रिकॉर्डिंग करने के बाद मिल रहा हूं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न को। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या प्रश्न है कि इस महामारी के, मतलब कोविड-19 की बात हो रही है, कोविड-19 महामारी के कारण कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण अधिनियम 1952 के तहत आने वाले प्रतिष्ठानों के नियोक्ता और कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। और ये विकल्प में कथन दिए हुए हैं, अब आपको पहचान कर बताना है कि इनमें से कौन से कदम उठाए गए हैं और कौन से ऐसे कदम हैं जो गलत हैं। तो पहले एक बार फिर से प्रश्न पढ़ दे रहा हूं। प्रश्न है कि इस महामारी के कारण कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण अधिनियम 1952 के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के नियोक्ता और कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ये हालिया करंट अफेयर से जुड़ता हुआ प्रश्न है। अब आइए हम देख लेते हैं कथन में किन बातों की चर्चा की गई है, किन मुद्दों पर बात की गई है कथन में, उसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम कथन, यदि आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो उसके भी बारे में आप बताएंगे कि स्क्रीन पे जो भी चीज़ें हैं वो स्पष्ट नहीं दिख रही हैं, उस पर भी विचार किया जाएगा। तो जो भी सुझाव है आपको देना जरूर है, ठीक है। पहला विकल्प इसमें जो दिया है, कथन जो दिया है, आपको पहचान करना है कौन सा कथन हालिया वक्तव्य में सटीक बैठता है। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्नों को एक एक करके, ठीक है। कह रहा है कि उपरोक्त नियमों के अधीन आने वाले प्रतिष्ठानों के सभी वर्गों के लिए, ध्यान से पढ़िएगा, उपरोक्त नियमों के अधीन आने वाले प्रतिष्ठानों के सभी वर्गों के लिए वर्ष 2020 की योगदान की वैधानिक दर को 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। कह रहा है कि उपरोक्त नियमों के अधीन आने वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए वर्ष 2020 की जो वैधानिक दर होती है ईपीएफ और इन सब चीजों में, उसको घटाकर 12% से 10% कर दिया गया है। अब आपको विचार करना है कि क्या ये सही है। दूसरा कथन है, योगदान की दर में की गई कटौती केंद्र और राज्य सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वामित्व वाले किसी भी प्रतिष्ठान पर लागू नहीं है। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो योगदान की ये दर निर्धारित की गई है, ये ना तो केंद्र सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का कोई भी उपक्रम होगा वहां पर ये नियम लागू नहीं है। तीसरा कथन कह रहा है पीएमजेकेवाई प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना। तो प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना लाभार्थियों के लिए भी योगदान की वैधानिक दर को 12% से 10% किया गया है।
चौथा कथन कह रहा है कि ईपीएफ योजना 1952 के तहत किसी भी सदस्य के पास वैधानिक दर से अधिक दर पर योगदान करने का विकल्प होता है। अब इन कथनों में कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं, उसकी पहचान करनी है। तो चलिए फिर से एक बार देखते हैं। अब अगर यदि आप अपना आकलन करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, तो आप यहीं पे वीडियो को रोक के अपना आकलन कर सकते हैं। बाद में जो मैं दिखाऊंगा कि ये विकल्प सही है या गलत है, तो आप मिलान कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, आप सब जानते होंगे कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो भी प्रतिष्ठान हैं उनके लिए कुछ इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। मतलब प्रतिष्ठानों के सभी वर्गों के लिए वैधानिक दर को 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। इतना तो सही है, लेकिन गलती क्या है कि यहां पे लिखा है वर्ष 2020 के लिए। तो वर्ष 2020 के लिए नहीं किया गया, सिर्फ 3 महीने के लिए किया गया है, और ये 3 महीना है मई, जून और जुलाई का। तो मई, जून और जुलाई के लिए ये योगदान की दर बढ़ाई गई है। तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में कि किसके लिए ये बढ़ाया गया है। तो याद रखिएगा, मई, जून और जुलाई के लिए है, ना कि वर्ष 2020 के लिए। तो जब कोई कथन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो इसी तरह के ट्रिक उसमें लगाए हुए होते हैं और उसी पर आपको ध्यान देना होता है। तो सिर्फ वर्ष 2020 की वजह से ये कथन आपका गलत हो जाता है। ये सही कब होता? यदि यहां पे लिखा होता कि मई, जून और जुलाई के लिए योगदान की वैधानिक दर को 12% से 10% किया गया है, तो ये एकदम सही होता। चलिए दूसरा कथन देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि योगदान की दर में की गई कटौती केंद्र और राज्य सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वामित्व वाले किसी भी प्रतिष्ठान पर लागू नहीं है। जी हाँ, सरकारी क्षेत्र के जो हैं वहाँ पे कोई इस तरह का कानून लागू नहीं है, इस तरह का नियम। वो 12% का योगदान करते रहेंगे। क्यों करते रहेंगे? क्योंकि जो सरकारी क्षेत्र के, सार्वजनिक क्षेत्र के लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनका जो वेतन होता है निजी क्षेत्र से कहीं बेहतर होता है। तो उसमें दूसरी बात क्या है, इनका जो 12% का योगदान होता है ये वो खुद नहीं करते, मतलब ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार करती है। तो इसका वहन जो है राज्य सरकार करती है, इसलिए उनके वेतन में इसकी छूट नहीं दी गई है। और जो निजी क्षेत्र होते हैं उनके वेतन से कटता है। यदि किसी का 5,000 का मान लीजिए वेतन उसका है, तो उसका 12% वहीं से कटेगा, मतलब उसको कम पैसा पहले घर ले जाने को मिलता था। तो इसको कम इसलिए कर दिया गया है कि व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा हो घर ले जाने का इस दौर में, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा खर्च करे, इकोनॉमी बेहतर हो सके। ठीक है। फिर तीसरा है कि प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना लाभार्थियों के लिए भी योगदान की वैधानिक दर को, मतलब दूसरा कथन हमारा क्या हो गया? सही हो गया। अब तीसरा कथन है प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना लाभार्थियों के लिए भी योगदान की वैधानिक दर को 12% से 10% कर दिया गया है। यहाँ पे बात हो रही है प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना की। यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, मतलब क्योंकि इनका जो प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के अंतर्गत जो ईपीएफ होता है उसका वहन केंद्र सरकार करती है, तो इससे इनको छूट नहीं दी गई है। मतलब ये भी विकल्प आपका गलत हो गया। ठीक है। फिर चौथा है कि ईपीएफ योजना 1952 के तहत किसी भी सदस्य के पास वैधानिक दर से अधिक दर पर योगदान करने का विकल्प होता है। जी हां, कोई भी सदस्य जो एक दर निर्धारित की हुई है केंद्र सरकार द्वारा 12%, इससे ज्यादा का भी योगदान कर सकता है ईपीएफ में, तो उसको छूट है। मतलब आपके प्रश्न के विकल्प 2 और 4 सही हैं, मतलब सी वाला सही है कि कथन 2 और 4 सही है। उम्मीद करता हूं बहुत ही मजा आया होगा, आनंद मिला होगा इस प्रश्न को देखकर। इसी तरह से हम आगे चर्चा करेंगे। यदि आप सहयोग देंगे तो सप्ताह में इस तरह की चर्चा की जाएगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह का सहयोग देते हैं, कमेंट करते हैं या नहीं बताते हैं, ये आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर की पहचान करें। क्या पहचान करना है? कह रहा है कि डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी द्वारा 12,000 हॉर्स पावर का नया रेल इंजन बनाया गया है। अब आपको पहचान करना है कि क्या यह सही है। दूसरा कह रहा है कि मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड और डीएलडब्ल्यू ने मिलकर इसका निर्माण किया है।
तीसरा कथन है भारत में मॉडर्न कोच फैक्ट्री चेन्नई में स्थित है। चौथा कथन है मॉडर्न कोच फैक्ट्री चेन्नई में वंदे भारत एक्सप्रेस के डिब्बे बनाए गए थे। अब इन कथनों में आपको पहचान करना है कौन सा सही है या कौन सा गलत है। क्या बोला है? सही उत्तर की पहचान करें, तो जो सही विकल्प है उनकी हमें पहचान करना है। तो पहले कथन पहचानिए। अब इसकी चर्चा क्यों किया? अभी हाल ही में हमारे रेल मंत्री ने बताया, हमारे रेल मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार ने 12,000 हॉर्स पावर का एक रेल इंजन बनाया है और भारत उन 6 देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जहां पर उच्च शक्ति वाले रेल इंजन मौजूद हैं, उच्च शक्ति वाले रेल इंजन प्रचलन में हैं। तो भारत उसमें शामिल हुआ है। रेल मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है, इसलिए यह प्रश्न मैंने आप सबके लिए बनाया है। अब इसमें देखिए, कह रहा है कि डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी द्वारा बनाया गया। नहीं, इसको जो बनाया गया है ये कथन गलत है। इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड ने। कहां पर है? बिहार में है। तो इसको मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, जो बिहार की कंपनी है, बिहार में स्थापित की गई है, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। इसके बारे में डिटेल में देखने के लिए मैंने टू द पॉइंट सेक्शन में एक वीडियो बनाई है, जो हमारा टू द पॉइंट का कार्यक्रम होता है। वहां पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इसके बारे में डिटेल से जानकारी वहां से ले सकते हैं। तो मधेपुरा इलेक्ट्रिक, अब दूसरा कथन है, पहला तो हमारा गलत हो गया। दूसरा कथन कह रहा है मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड और डीएलडब्ल्यू ने मिलकर बनाया है। यह भी गलत हो गया क्योंकि इसमें डीएलडब्ल्यू शामिल नहीं है। तीसरा कथन है भारत में मॉडर्न कोच फैक्ट्री चेन्नई में है। गलत। भारत में मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है वो रायबरेली में है, ये आपको पता होना चाहिए। चेन्नई में क्या है? चेन्नई में है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जहां पे वंदे भारत एक्सप्रेस जो थी उसके डिब्बे बनाए गए थे। तो ये भी कथन हमारा गलत हो गया। फिर कह रहा है कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री चेन्नई में वंदे भारत एक्सप्रेस के डिब्बे बनाए गए थे। गलत। ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाए गए थे। मतलब चारों कथन गलत हैं। अब आप अपने उत्तर की पहचान कर लीजिए कौन सा होगा। उत्तर में देखिए, कथन 1 4 सही है, केवल 4 सही है। कथन 1 और 3 सही है, सभी कथन असत्य हैं। तो सभी कथन असत्य हैं, इसी पे आपको टिक करना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथन की सत्य कथन की पहचान करें। चलिए देख लेते हैं क्या दिया है कथन में। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। पढ़ दे रहा हूं। कह रहा है कि पीएम ई विद्या मुहिम के माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। एकदम सही है। पीएम ई विद्या मुहिम जो है उसके माध्यम से डिजिटल, ऑनलाइन और ऑन एयर, मतलब ऑल इंडिया रेडियो, इन तीनों को एक रूप में समन्वित रूप में लेकर चलने की बात है, जिससे बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की जो शिक्षा है, विशेषकर ग्रामीण भारत के बच्चों की जो शिक्षा है उसको प्रभावित ना हो, उसको संचालित किया जा सके। इसमें 3 लोग शामिल है। कौन कौन सा? डिजिटल वाला शामिल हो गया, डिजिटल माध्यम, ऑनलाइन माध्यम और ऑल इंडिया रेडियो का माध्यम। तो तीनों शामिल है, मतलब पहला कथन हमारा सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों को फ्री वाईफाई उपलब्ध कराने के लिए मनोदर्पण पहल शुरू की गई है। एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो मनोदर्पण पहल है ये वाईफाई से संबंधित नहीं है। मनोदर्पण पहल का मतलब है कि मनोवैज्ञानिक व भावात्मक रूप से छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को सहायता देना, उनको एक प्रकार से उनकी समस्या का दूर करना। तो मनोदर्पण जो पहल है इसके बारे में भी एक वीडियो बनी है टू द पॉइंट के अंतर्गत, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ई विद्या मुहिम पर भी टू द पॉइंट के अंतर्गत वीडियो बनी है, वहीं पे दोनों को समन्वित रूप से चर्चा की गई है। तो आप हमारा टू द पॉइंट का कार्यक्रम है, इसको रेगुलर देखिए, निश्चित रूप से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये कार्यक्रम एक इसका निश्चित टाइम है कि प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे एक वीडियो अपलोड की जाती है और दूसरी वीडियो उसके पहले, मतलब प्रत्येक रात में 9 बजे तक, रात्रि 9 बजे तक कभी भी अपलोड की जाती है। इसका कोई निर्धारित टाइम नहीं है, लेकिन मॉर्निंग वाला जो है, सुबह वाला, इसका प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे आपको एक वीडियो मिलती है, ये निर्धारित है। ठीक है। तो मनोदर्पण वाला भी ये कथन गलत।
पहला कथन सही है, दूसरा गलत हो गया। फिर बात करते हैं तीसरे कथन की। तीसरा कथन कह रहा है कि देश में प्रत्येक बच्चे को ग्रेड 5 में साक्षरता और न्यूमेरेसी की पहुंच बनाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता और न्यूमेरेसी मिशन प्रारंभ किया गया है। अब इस कथन को विचार करना है। यदि आप ऐसे सरसरी निगाह से पढ़ लिए होंगे, समग्रता से नहीं पढ़े हैं, ध्यान से नहीं पढ़े हैं, तो ये भी गलत कर देंगे, क्योंकि इसमें ग्रेड 5 नहीं है, ग्रेड 3 की बात की गई है। जो केंद्र सरकार ने बात किया है वो ग्रेड 3 की बात किया है। तो देश में प्रत्येक बच्चे को ग्रेड 3 में साक्षरता और न्यूमेरेसी की पहुंच बनाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता और न्यूमेरेसी मिशन प्रारंभ किया गया है। तो ये भी कथन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेड 3 होना चाहिए, इसमें ग्रेड 5 की बात की गई है। अगला है कि इन कार्यक्रमों की घोषणा मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की है। ये भी एकदम गलत है, क्योंकि हो सकता है ज्यादातर लोग इसको टिक कर दें, क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा है तो मानव संसाधन विकास मंत्री से जोड़ सकते हैं। गलत है, क्योंकि इस सारे कार्यक्रम की घोषणा हमारे वित्त मंत्री ने की है, निर्मला सीतारमण जी ने किया है। तो इसलिए ये भी कथन आपका गलत हो जाता। मतलब सिर्फ पहला कथन सही है, बाकी सारे गलत हैं। इसलिए इसका उत्तर कौन सा होगा? केवल एक सही है, डी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूं कैसा लग रहा है ये आप बताएंगे अवश्य हमें, जिससे आगे इस पे सुधार किया जा सके। चलिए एक प्रश्न और ही बहुत प्यारा प्रश्न है, देख लेते हैं। इसी तरह के साप्ताहिक में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे यदि आप हमारा सहयोग करते हैं तो। प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कौन से कदम उठाए गए हैं, इनमें से कौन से, उसकी हमें पहचान करनी है। तो चलिए पहचान करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कौन से कदम उठाए गए हैं। हम सबने पढ़ा है, सुना है। तो कह रहा है कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा के आवंटन में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब लिखा है 4 लाख करोड़। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा के आवंटन में 4 लाख करोड़ की वृद्धि की गई है। आपको पहचान करना है क्या है सही है, गलत है। क्यों? क्योंकि 4 लाख करोड़ नहीं है वहां पे है 40,000 करोड़। तो जीरो का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो पिछले वर्ष का एग्जाम हुआ था उससे पहले भी जो हुआ था, डिजिट का अंतर देखने को मिला है। इस तरह का डिजिट यूपीएससी में दिया जाता है, 1 0 2 0 बढ़ा के। तो ध्यान रखिएगा, जो बजट आवंटन किया गया वो 40,000 करोड़ का है, ना कि 4 लाख करोड़ का। तो इस तरह यदि अंकों में लिखा रहेगा तो हो सकता है वहां पे आप भ्रमित हो जाएं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, मतलब पहला कथन हमारा गलत हो गया। दूसरा है, आईबीसी के माध्यम से दिवाला कार्रवाई शुरू करने के लिए न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। एकदम सही है, क्योंकि पहले जो ये सीमा थी वो 1 लाख की थी, अब इसको बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। तो कथन क्या है? आईबीसी के माध्यम से दिवाला कार्रवाई शुरू करने के लिए न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। एकदम सही है, पहले 1 लाख था, अब 1 करोड़ किया गया, मतलब 2 विकल्प हमारा सही हो गया। तीसरे पे बात करते हैं, ये गलत है पहला, दूसरा विकल्प सही है। यह कथन है, केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए, ध्यान रखिएगा, अगले 5 वर्षों के लिए राज्यों की उधार सीमा 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। अब इसका आप बताएंगे, इसका क्या है कि केंद्र सरकार ने क्या ऐसा किया है कि केंद्र से जो राज्य उधार लेते हैं उसकी सीमा जीडीपी के 3 से 5% कर दिया गया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करेंगे, ये एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये 5 वर्षों के लिए नहीं किया गया है, सिर्फ वर्ष 2020-21 के लिए किया गया है। यहां पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि 5 वर्षों के लिए नहीं किया गया है। और एक चीज और याद रखिएगा कि जैसे हमने कह दिया, यहां पे लिख दिया 5 वर्षों के लिए, हो सकता है आपके प्रश्न में लिखा आ जाए कि वित्तीय वर्ष, ऐसा लिखा आ जाए कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो मार्च से प्रारंभ होता है। तो ये चीज यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है? कैलेंडर ईयर के लिए। तो याद रखिएगा, कैलेंडर ईयर जो होता है हमारा, जो जनवरी से दिसंबर के लिए होता है, उसके लिए बात की गई है 2020-21। तो कैलेंडर ईयर और वित्तीय वर्ष दोनों में अंतर होता है, उसको याद रखिएगा।
तो ये जो बदलाव किए गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर ईयर 2020 के लिए 21 के लिए किए। जब कुछ भी ना लिखा हो मतलब कैलेंडर ईयर की बात हो रही है, जब वित्तीय वर्ष की बात होगी तो उसके आगे वित्तीय वर्ष लिखा रहेगा। ये भी आपको समझने की जरूरत है। लास्ट जो था विकल्प, इसका मतलब ये भी विकल्प हमारा हो गया था गलत, क्योंकि इसमें 5 वर्ष दिया होता। अगला है सामरिक क्षेत्र में सार्वजनिक उद्यम की संख्या 10 तक सीमित रखी जाएगी। अगला कह रहा है कि सामरिक क्षेत्र में ये भी सार्वजनिक उद्यमों की संख्या 10 तक सीमित रखी जाएगी। क्या यह कहा गया है आत्मनिर्भर भारत में? एकदम गलत है। बोला गया है, जो आत्मनिर्भर भारत में बोला गया है वो बोला गया है कि सामरिक क्षेत्र में सार्वजनिक उद्यमों की संख्या 1 से 4 तक सीमित कर दी जाएगी। मैक्सिमम 4, मिनिमम 1 तक सीमित कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो भी उद्यम होंगे या तो उनका निजीकरण कर दिया जाएगा या तो उनका विलय कर दिया जाएगा। तो 10 नहीं है, 1 से 4 तक सीमित करने की बात की गई है, मतलब ये भी गलत है। अब आपसे क्या पूछ रहा था प्रश्न में, जैसे इसमें देखा गया एक विकल्प ये सही मिला, ये गलत हो गया हमारा, ये गलत हो गया, मतलब केवल 2 सही है। तो प्रश्न में क्या पूछा है पहले देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार करें, मतलब सिर्फ 2 सही है, तो सिर्फ 2 की कहीं बात हो नहीं रही है, मतलब 1, 3, 4 असत्य है। यही वाला सही हो गया, क्योंकि 1, 3, 4 हमारा असत्य है, क्योंकि 2 सिर्फ सही है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें अच्छी लगी होंगी, हमारा नया कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, नया प्लान जो हमने किया है आप सबके लिए अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत करता हूँ आप सबके लिए, तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से चीज़ों को लिखना फिर खोजना तो समय लगता है, मेहनत लगती है। तो आप यदि सहयोग करेंगे तो ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। सिर्फ और सिर्फ यदि आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो उसी से पता चलेगा कि आप चाहते हैं कि यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। तो आपके ऊपर है अब, यदि आप चाहते हैं कि यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, अगले बुधवार को हम फिर मिलें इसी तरह से, तो प्लीज़ जो बोला गया है उसको आप करके दिखाइए। निश्चित रूप से हम आपके साथ रहेंगे यदि आप थोड़ा सा भी सहयोग देंगे तो। धन्यवाद।